नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अ, अपने समाज की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के अलावा भी आम जनमानस के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अलग जगाते हैं और समाज सेवा के भाव से समाज की सेवा करते आए हैं और एक जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। जम्मू संभाग की अगर बात करें, एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहा है, जो ज़रूरतमंद है, बेसहारा है, उनको एक सपोर्टिव हैंड दे रहे हैं और लगातार एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ श्री केशव चोपड़ा जी की, जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हमारे साथ संवाद की इस अंक में आप हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी जीवनी और उसके साथ साथ जो लगातार पिछले कई सालों से अथक समाज सेवा के बीड़ा इन्होंने उठाया है, उस पर इनकी जर्नी का और सफर पर बात करेंगे। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो समाज सेवा का जो आपने बीड़ा उठाया, क्या कैसा एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आया कि मुझे समाज सेवा का ही लक्ष्य मन में रखा था? सबसे पहले तो विवेक जी, धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है वो यहाँ इनवाइट किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपको हमेशा टीवी पे देखते थे, कभी सोचा नहीं था कि कभी आपके साथ बैठना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगा। ऐसा है कि मेरे घर में एक बार मेरी कोई रिलेटिव थे तो वो बीमार हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। 2007 में जब वो बीमार हुए तो मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए। वहां मैंने देखा बड़ी वर्स्ट कंडीशन पेशेंट्स की, एक एक बेड पे तीन तीन चार चार मरीज जो है वो लेटे हुए हैं। और इनफैक्ट मेरे रिलेटिव को भी बड़ी परेशानी जो है वो वहाँ फेस करनी पड़ी। तो वहाँ मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बाहर निकल के कुछ ऐसा करूँगा कि जो आम लोग हैं उन तक अच्छी, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो या और भी कुछ अच्छी सर्विसेज की बात हो, वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ से जब मैं निकला तो उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया और 2008 में फिर मैंने ये सोशल वर्क की जो जर्नी है शुरू की। जब मैंने शुरू की तो कुछ रुकावटें भी, बहुत परेशानियां भी बहुत आती हैं, लेकिन वो ईश्वर की कृपा हो तो, अगर ईश्वर की इच्छा ना हो तो उसके बिना तो आप घर से भी नहीं निकल सकते। तो ईश्वर की इच्छा थी तो बस चलते गए, तो कारवां बढ़ता गया। कोशिश करते हैं आज भी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो या गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो आम लोगों तक डोर स्टेप पर पहुंचे, इसका प्रयास मैं करूं। केशव जी, यानी कि वो एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन का था और जो एक लक्ष्य ऊपर वाले ने आपको दिया था, दे दिया था, उस दिशा पे आप चल रहे हैं और समाज के उस तबके को, जिनको शायद को पूछता नहीं होगा, चाहे हम दिव्यांग की अगर बात करें, बेसहाराओं की बात करें, वृद्धों की बात करें और जरूरतमंदों की बात करें, आप हमेशा वहां पर सामने आते हैं। आ, आज इस कार्यक्रम में बुलाने का मकसद ये था कि एक खबर जो परसों चली थी, सेवा समिति के साथ लगभग कई ऐसे लोगों की अस्थियों का विसर्जन चिनाब में किया गया और एक बहुत बड़ी काम, अगर मैं कहूँ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाना, वो आपके द्वारा किया गया। और यही कारण है कि आज आप हमारे साथ इस मंच पर साझा है, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए वो भी था कि किस प्रकार ऐसे लोगों को, खासकर जिनका कोई नहीं था, उनका अंतिम संस्कार तो हो गया लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, विसर्जन नहीं हुआ था। उसके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे एक्चुअली पता लगा कि सेवा समिति के वहाँ कुछ ऐसी हस्तियां पड़ी जिनको हम लोग लवारिसी कह सकते हैं, कि जिनके अपने ने या तो मुख मोड़ लिया या फिर उनका पता ही नहीं चला, आइडेंटिटी जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। तो मुझे पता लगा कि सेवा समिति वालों के पास ऐसा है और वो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि मुझे कांटेक्ट हुआ उनके साथ, तो मैंने कहा मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो हम लोगों ने वहाँ लगभग 60 के करीब ऐसे अज्ञात लोगों की अस्थियां थी, वो हमने वहाँ से ली। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे, सेवा समिति की पूरी टीम थी। हमने वहाँ से ली। पहले हमने जोगी गेट में उसकी पूजा की और उसके बाद वहाँ से मान सम्मान के साथ उनको, जैसे अपने परिवार के लोगों का मान सम्मान करके जो है वो हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से हमने उनको यहाँ से लिया। चनाब में चंद्रभागा जो हमारी है, वहाँ उनके किनारे पूरी विधि के साथ, जैसे बच्चे पूजा करते हैं अपने पेरेंट्स की कह लो या घर वालों की, वैसे हमने पूजा करके उनकी अस्थियों का जो है वो विसर्जन किया। ये लोग बड़े अभागे लोग, जिनको बच्चों ने भी दुत्कारा और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए कि उनकी मौत इस तरीके से हुई कि उनका पता ही नहीं चल पाया कि वो लोग कौन थे। अभी कोशिश तो की होगी, गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर्स में भी दिया होगा, एडवर्टाइजमेंट्स भी दी होगी, पर नहीं पता लगा। तो ऐसे लोगों की अस्थियां विसर्जन करके मुझे लगा ये एक ईश्वरीय कार्य था। हम लोग कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से बिछड़ गए। आज की डेट में हमें चाहिए कि हम लोग अपने संस्कारों से जुड़ें। मोबाइल के साथ सारी दुनिया जुड़ी है, पर संस्कारों के साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। तो मैंने यही सोचा कि ये एक ऐसी चीज है जो ये लोग 60 लोग हैं, अगर ये ईश्वर को प्राप्त करेंगे,
क्योंकि हमारे में धर्म में कहा गया है कि जब तक आपकी अस्थियां विसर्जन ना हो तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो वो अस्थियां विसर्जन उनकी हुई, कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें मिले, इसी के लिए हमने जो है वो किया। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको चिन्हित किया है, ईश्वरीय कार्य के लिए आपने चिन्हित किया है, और ये आपके हाथों और उन लोगों के हाथों होना था जो और ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि कोविड की अगर बात करें, जो सेवा आपने उस वक्त की है, चाहे गरीबों तक पहुंचाना, राशन, मेडिसिन, इस तरह के काम, अगर समाज सेवा की अगर बात करें, जिस तरह जो ये लावारिस आइडेंटिफाइड जो अस्थियां थी इनका विसर्जन करना, इसके अलावा ये भी ध्येय आपके द्वारा लिया जा रहा है कि लगातार जो लावारिस लाश है उनको भी उनके अंतिम संस्कार सम्मान से किया जाएगा, उसके बारे में जानना चाहिए। अभी हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे कॉन्टेक्ट में कोई लावारिस या कोई ऐसा गरीब जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो संस्कार कर पाए, तो उसका भी हम लोग हमने सोचा है कि हम लोग उसकी क्रिमेशन जो है वो लकड़ी वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो भी मदद होगी हम करेंगे। समाज अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के कारण ही चल रहा है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल और इस दौड़-भाग की जिंदगी में अपनों के लिए समय नहीं है, लेकिन एक दुखी जन की को सपोर्ट करना, उसको एक सहारा देना, एक नए मुकाम पे लाना आपके द्वारा संभव हो पाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जितने भी कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कमेटीज़ में भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सोशल वेलफेयर की बात करें, हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें, उनके माध्यम से लगातार आपका ध्येय है कि विभिन्न कैंप्स भी लगाया जाए। मुझे याद है कि खासकर आयुष्मान भारत और उसके साथ साथ आधार कार्ड के कई 100 कैंप आपने लगाए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे, कितना फ़ायदा खासकर दिव्यांगों को, बेसहारों को मिल पाया है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें है कि आधार और आयुष्मान लिंक है। अगर आधार नहीं होगा तो आयुष्मान नहीं बन सकता। आधार, राशन कार्ड और आयुष्मान, ये 3 चीजें लिंक हैं। राशन कार्ड भी इसमें मैंडेटरी है। तो हमारे लोगों की कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं आधार में कमियों की वजह से या तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, या उनका राशन कार्ड में कोई दिक्कत आती, या आयुष्मान कार्ड में दिक्कत आती। तो मैंने ये सारी चीजों को कवर किया। आधार कार्ड हमने उनके कैंप्स जो हैं वो लगभग 200 के करीब मैंने आधार कार्ड के कैंप्स जो हैं वो लगाए, जिसमें लोगों को डोर स्टेप पे जो है वो सर्विसेज दी। और रही बात आयुष्मान की, तो आयुष्मान के भी अनगिनत कैंप्स कई दफ्तरों में, कई मोहल्लों में, कई एरियाज में हमने लगाए, क्योंकि जो बिजी लोग हैं आज की डेट में, आपको पता है लाइफ बहुत बिजी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने लिए समय नहीं, तो वो जब उनके घर में कोई बीमार होता है तो वो एकदम से वो पजल हो जाते हैं कि अब क्या करें, आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं। तो अब जिन जिन लोगों ने हमें देखा, हमसे कांटेक्ट किया, हमने कैंप्स भी लगाए। और जो दिव्यांगजन, जो लोग बेड पे हैं, जो लोग मूव नहीं कर सकते, तो हमने ये भी कोशिश की कि उनके घर जाके हम आधार की टीम लेके गए, घर जाकर हमने उनका जो है वो आधार कार्ड बनाया, ताकि उनका आधार कार्ड बनने के बाद, क्योंकि आधार कार्ड के साथ ही सारी स्कीम्स रिलेटेड हैं, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक दिव्यांगजनों का बनता है, और फॉर दैट यू नीड आधार कार्ड। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग। तो वो हमने बनाया। उसके बाद कई लोगों के जो है वो दिव्यांग सर्टिफिकेट बने, और उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने के बाद उनकी पेंशन लगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स आप अवेल नहीं कर सकते जब तक आधार ना हो। तो हमने वो कोशिश की, ईश्वर ने कोशिश करवाई हमसे, हमने वो प्रयास किया। हमने मेडिकल कॉलेज में भी जा जाके पेशेंट्स के बनाए, क्योंकि जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसके लिए बायोमेट्रिक, अगर मोबाइल आधार के साथ लिंक नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना पड़ेगा। तो अब जो पेशेंट जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो मूव करके उसको हम आधार सेंटर में नहीं लेके जा सकते। तो हमने आधार की मशीन जो है वो वहाँ हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए, वहां उनका बायोमेट्रिक करके उनका आधार कार्ड जो है वो अपडेट किया, और उनको आयुष्मान का बेनिफिट जो है वो दिलवाया। कितनी आशीष मिलती है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं घर जाता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैं कोई अच्छा काम करके आया हूँ। मैं समझ लो कि मुझे, अगर मैं दिन में कोई अच्छा काम नहीं करूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। ये नहीं कि मैं टीवी पे हूँ तो ऐसा बोल रहा हूँ। आप कहीं भी मेरा फीडबैक लेंगे, आपको खुद बताएंगे लोग आपको खुद बताएंगे कि हमने, और निस्वार्थ भाव से, कोई ऐसा नहीं है। अब मैं राशन कार्ड बांटता हूँ, हमने कितने राशन कार्ड जो है वो बांटे, फूड सिविल सप्लाईज के ऑफिस के साथ मिलके, वहां की टीम बड़ा अच्छा काम कर रही, हमने उनके साथ मिलके कई राशन कार्ड बांटे हैं। और एक पैसा भी कोई बोल दे कि राशन कार्ड दिया है या आधार कार्ड का किया है, और एक पैसा जो गवर्नमेंट का आधार कार्ड का 50 रुपीज चार्जेस है, वो गवर्नमेंट की फीस लगती है, वो उनकी रिसिप्ट उनको हम देते हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट उनको मिलती, एक पैसा भी हम लोग किसी से लेते नहीं। और इसके अलावा, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी कमेटी के आप सदस्य हैं, उनकी भी कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में रहे हैं, किस प्रकार उन स्कीम्स को ना केवल लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना, उनका फायदा दिलाने का प्रयास आपके द्वारा किया जाए?
पेंशन सोशल वेलफेयर की तरफ से काफ़ी हमने लगवाई, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर ने अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया था। हम लोगों ने जो नीडी लोग हैं, दिव्यांगजन है, इनकी पेंशन काफ़ी लोगों की लगवाई। और सोशल वेलफेयर की बड़ी स्कीम्स आती हैं जिसमें सिलाई मशीन दिलवाना, ऐसी चीज़ें करना। तो ये कोशिश की हमने, बस करते गए, चल रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं बस, और करते रहेंगे आगे भी जब तक ईश्वर चाहेगा। क्या जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिसने एक नई अनुभूति, एक नई डायरेक्शन, एक नई मोटिवेशन आपको दी? जब मुझे कोविड में मुझे कोविड हुआ, मैं एक मीटिंग अटेंड करके डीसी ऑफिस से निकला, तो उसके बाद जो है वो हम लोग फील्ड में थे, घर तो हम लोग बैठे नहीं। उसके बाद फिर हम लोग जब फील्ड में गए तो फील्ड में शायद मुझे कहीं से कोविड हो गया, तो 2-3 दिन के बाद वो मैं पॉजिटिव हो गया। जब मैं पॉजिटिव हुआ तो मैंने कोविड के इंचार्ज थे जो उस समय के तत्कालीन, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे को कोविड हो गया, तो आप मेरे लिए बेड रखना कि मुझे क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि केशव, तूने इतनी पेंशनें मेरे से लगवाई हैं, जब उनके अकाउंट में पैसे आते होंगे ना, चाहे 1000 रुपया ही आता होगा, वो एक ऑटोमेटिकली दुआ देते होंगे, आज तुझे वो दुआएं लगेगी ना, तू हॉस्पिटल आएगा और तू हफ्ते में ठीक होगा। और वही हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ। 4-5 दिन के बाद माता रानी ने मुझे ठीक किया, और 7-8 दिन जब मुझे हो गए, क्योंकि उसमें क्वारंटाइन का एक पीरियड था कि 10-12 दिन 15 दिन आप अंदर ही रहिए, तब तक मैं रहा। उसके बाद फिर से हम लोग फील्ड में निकले। ये ईश्वर की कृपा है। ये मैं समझता हूँ कि उस समय अगर कोविड ज्यादा हो जाता तो शायद मैं नहीं होता आज इस दुनिया में, पर वो ऐसे लोगों की दुआएं थी मेरे साथ, उन दुआओं ने जो है वो टर्निंग पॉइंट दिया, और हो सकता है मुझे ईश्वर ने दूसरा जन्म इन्हीं कामों के लिए दिया है। और क्या आपके स्पैन में जो लगभग 16-17-18 साल का जो स्पैन सोशल वर्क में चल रहा है, क्या किसी ने बोला कि क्या खाम खा के काम कर रहे हो, रुक जाओ और अपनी जिंदगी जियो, राजनीति में आओ और मजा करो? बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लोग कोई बिजनेस करते हैं। अगर आप 2008 से आप सोशल वर्क कर रहे हो, आपने अपना कोई बिजनेस नहीं काम किया। अगर आप कोई बिजनेस दुकान भी खोलते हैं 16 साल के बाद, आपको जो है वो साढ़े डोगरे चाहते हैं कि पहले साल चट्टी थे, फिर उसके बाद लास्ट जिला ना वो खट्टी, तो आज तो उस खटादे होने हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को बस एक ईश्वर ने कहा है ये काम करने के लिए, भाई यही काम करना है। कुछ अपना जो है वो खाना पीना का भगवान ने इंतजाम किया हुआ है, वो हो चल रहा है, और जो है वो ये काम चलता रहेगा। आगे सफर की अगर बात करें, क्योंकि इसके साथ साथ एक और कमेटी के आप मेंबर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, प्री नेटल चेकअप की अगर बात करें, और कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल भ्रूण हत्या एक बड़ा टॉपिक है, चुनौती है, और हर कोई चाहता है कि पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन उसके तहत जो प्री नेटल चेकअप है एक बड़ी चुनौती है, सरकार उस पर बड़ी सख्त है, उसके भी आप मेंबर हैं? मैं उसका मेंबर हूँ, सरकार ने मुझे उसका मेंबर बनाया है। उसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है वो यहाँ ना किया जाए, और उसमें काफी हद तक फर्क भी पड़ा है। सरकार भी सचेत है, और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक वालों को भी पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्लिनिक सीज हो जाएगा। तो आज की डेट में उसमें बड़ा फर्क है। कुछ अभी भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो है वो हमें मिलती रहती है, हम लोग चेक करते रहते हैं, पर जब भी कोई ऐसा कुछ हो तो हम लोग उस पर कार्रवाई जो है वो करवाते हैं। आज के दिन से जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, वर्ष 2007, जिस दिन आप अस्पताल में अपने रिलेटिव को लेकर गए थे, कैसा महसूस होता? मुझे लगता है कि कुछ किया है मैंने। अगर मैंने वहां ईश्वर के आगे प्रार्थना की थी कि मुझे शक्ति दो कि मैं काम करना चाहता हूँ, शोषित वंचित जो गरीब लोग जिन तक अच्छी चीजें फैसिलिटीज पहुंच नहीं पाती, तो ईश्वर ने शक्ति दी है, और उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने साथ दिया है, और तभी आज जो है वो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल कैंप्स, मैंने 99 मेडिकल कैंप्स जो है वो ईश्वर ने मेरे से लगवाए हैं। 99 मेडिकल कैंप्स में हम लोगों ने फ्री मेडिकल जो है वो सर्जरीज भी हम लोग करते हैं, फ्री मेडिसिन जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेरे कुछ हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन है, हम लोग उसमें फ्री टेस्ट देते हैं, जैसे ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, प्लमनरी फंक्शन टेस्ट होता है एक पीएफटी का, क्योंकि कोविड जिनको हुआ था उस समय उन्होंने उसके बाद लंग्स अपने देखे नहीं, तो उसके बाद ये टेस्ट मैं इसमें स्पेशली रखता हूँ कि एक बार लंग्स की जांच इसी बहाने उनकी हो जाए, सो डैट बड़े लोगों की जो है वो निकलती है प्रॉब्लम, उनको पता ही नहीं होता, उनके लंग्स 60% काम कर रहे हैं, 50% काम कर रहे हैं, 70%, उनको पता ही नहीं होता। तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। तो इसीलिए जो है वो ये कैंप्स में, मैं ऐसे कैंप्स में ये टेस्ट जो है वो रखता हूँ, ईसीजी भी रखता हूँ, ताकि अगर किसी का कोई हार्ट का हो तो वो भी प्रॉब्लम उनको समय में पता चल जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब बीमारी नासूर बन जाती है तो वह तभी पता लगती है। तो मेरा यही मकसद था कि, और मेरे कैंप्स में ये रहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो आम लोग, जरूरतमंद लोग हैं, ये नहीं है कि किसी ने 2 फोन रखे हैं और ब्रांडेड कपड़े पहने और शूज पहने और वो आगे आगे बैठ जाए, नहीं। ये कैंप है गरीबों के लिए, पहले गरीब लोग दिखाएंगे, दिखाएं वो भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नंबर वाइज चलेगा, और जो गरीब लोग हैं पहले वो दिखाए जाएंगे, ये प्रयास मैं करता हूँ। और जितने अभी तक कैंप्स लगे हैं उसकी जुरिडिक्शन, कार्य क्षेत्र कहाँ रहा? कार्य क्षेत्र पूरा जम्मू प्रोविंस रहा है, जम्मू प्रोविंस पूरा रहा है। लाटी में लगाया है, आप बोलो जम्मू में लगाया है,
सांबे में अभी मेरा लास्ट कैंप जो है वो तलूर है, सांबा में एक जगह, वहां पर मैंने ये कैंप लगाया था। सांबा से सुंब वाले रोड पे ऊपर जाके है, वहां एक दरिया भी है, वो पार करके वहां जाना पड़ता है। तो वहां के लोगों के लिए, दूर दराज के लोगों के लिए भी हमने ये कैंप्स जो है वो लगाए हैं। आंखों के कैंप्स की बात करें या कार्डियक या फिर मेडिसिन के, ये सारे कैंप्स हम लोग मिक्स लगाते हैं ताकि एक ही जगह सभी फैसिलिटीज मिले। आई वाला डॉक्टर भी वही, कार्डियो वाला भी वही, फिजिशियन भी वही, इनफैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी मैं साथ लेके जाता हूँ कि अगर किसी को कोई नंबनेस है, कोई पेन है, कोई इंजुरी है, तो वो भी अपना जो है वो एक्सरसाइजेज हम लोग सिखा देते हैं। और इसके बाद जो हमारा कैंप में दिखाया हुआ पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसकी फीस नहीं लगती, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसकी फीस नहीं लगती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता है। केशव जी, यहाँ से जानना चाहेंगे आगे का जो सफर है, क्या लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं? इस सफर को और भी शिद्दत से चलाएंगे? जी, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ नई चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे अब हमने जो लावारिस लोग हैं इनकी अस्थियों के विसर्जन का शुरू किया हमने, इसकी क्रिमेशन का भी हम लोग करेंगे। मैं थोड़े दिनों में एक ऐप लॉन्च करने वाला हूँ। एक ऐप में हम लोग, जैसे जिनका कोई नहीं, घर में एक ही है, कोई एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, उनको भी जरूरत होती है कि कोई, आजकल उठाने वाले भी आपको पता है कितने लोग हैं, अगर डेड बॉडी लेके जानी, तो कोशिश करेंगे कि एक ऐसी ऐप हम लोग लॉन्च करें जिसमें कोई भी उसमें अपनी रिक्वायरमेंट डाले कि ऐसे हमारे घर में डेथ होगी है, तो उसको घर से लेके जाएंगे, उसकी वहां जाके क्रिमेशन करेंगे और बाद में हरिद्वार में भी जाके उनकी पूजा साथ होके करवा के आएंगे। ऐसा एक मैं सोच रहा हूँ कंसेप्ट बना। केशव जी, कुछ अनूठा पहल आप सोच रहे हैं और पिछले कई सालों से जो एक ईश्वरीय कार्य आपको मिला है, आप उसको साधक के रूप में सिद्ध करते आए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी आपके जैसे साधक इस सफर में आपके साथ रहें। जम्मू शहर में लोग इस वक्त ये कार्य करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि बिजी लाइफ चल रही है, और उसके बावजूद आपका ये प्रयास सराहनीय है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुमूल्य जानकारी अपने प्रयासों के बारे में दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है, मैं आपके साथ बैठा आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।